जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हीट एंड टेम्परेचर हमारा यूनिट चल रहा था, जिसकी आज थर्ड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बाकी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप्स होती हैं। बच्चा देखिए जरा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हीट ट्रांसफॉर्मेशन की तो तीन टाइप मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा। देखेंगे सबसे पहला आपको बताया था कंडक्शन, दूसरा बताया था कॉन्वेक्शन और थर्ड बताया था रेडिएशन। यानी कि ये तीन टाइप हैं, तीन तरीके हैं। समझ में आ रही है बात? चालन, संवहन और तीसरा है विकिरण। ये तीन माध्यम हैं जिनके द्वारा हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन में क्या था? देखो हीट ट्रांसफॉर्म होगी, यानी पदार्थ के अंदर क्या होगा, पदार्थ को हम ताप देंगे और पदार्थ को ताप देते ही जैसे ही पदार्थ सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर इसमें देखो, इसमें पार्टिकल की मूवमेंट नहीं होती लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाती है। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल की मूवमेंट हो जाती है और हीट भी ट्रांसफर हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, इससे आगे की बात करते हैं। देखें जरा, देखेंगे इससे आगे की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान देंगे आप। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, जो मैंने लास्ट टाइम आपको करा दिया था, और आज पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रही है बात? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे आप, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। देखो अगर मैं बात करूं विशिष्ट ऊष्मा की, तो आपको बताया गया था कि 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है बच्चा? देखें उसको बोलेंगे आप स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात अगर हम करें तो क्या होगा, यहां पर बस ग्राम बदल जाएगा। यानी कि यदि 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिख लेंगे बस, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक, याद रखेंगे आप, हीट कैपेसिटी कहलाती है। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलें इससे आगे, तो याद रखना। अच्छा याद रखेंगे आप क्या, इसमें एक बात नोट करके लिख लेंगे आप, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है। इतनी बात याद रहेगी आपको। तो वाटर की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें, देखिए जरा, 1 किलोग्राम के लिए, तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो 1 किलोग्राम के लिए कितनी होगी बच्चा, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आप याद रखेंगे। और यही बात अगर ग्राम में बदल जाए, 1 ग्राम के लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगर 1 किलोग्राम की बात होगी तो इतना होगा,
4200, और 1 ग्राम की बात होगी तो 4.2 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो जरा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलें जरा आगे। चलो जी आगे की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गई बात, ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखेंगे जरा आगे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जी अब बात कर लेते हैं आगे, और अगला पॉइंट हमारा बनता है भैया नेक्स्ट पॉइंट बनता है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। समझ में आई बात? चलो जी, क्या होती है गुप्त ऊष्मा, जल्दी से बताएं जरा। देखो एक बात आप याद रखना, मैंने आपको क्या बताया कि जब जब हम किसी पदार्थ को, मान लिया ए था ए, और हमने इसको क्या दे दी भैया, हीट दे दी। जैसे हमने इसको हीट दी, गर्म कर दिया यानी, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ये ए से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब याद रखना, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलेगा, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जब अवस्था चेंज होगी, यानी कि जब स्टेट चेंज होगी, तो ऊष्मा का, ऊर्जा का, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ऊष्मा का कुछ भाग, इसको लिखेंगे आप ऊष्मा का कुछ भाग, ऊष्मा का कुछ भाग क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और यही छुपी हुई जो ऊष्मा है, इसको आप और क्या बोल सकते हैं, गुप्त, छुपी हुई जो ऊष्मा जो आपको दिखाई नहीं देगी, है ना, लेकिन स्टेट जब चेंज हो जाएगी तब वो आपको नजर आने लगेगी। समझ में आ रही है बात? यानी पदार्थ, जब पदार्थ एक अवस्था से, इसी बात को लिखेंगे आप, दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जो ऊष्मा छुप जाती है ना, उसी को क्या बोलेंगे आप, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको हाइड एनर्जी भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोला जाता है इसको? हाइड एनर्जी भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो जरा, अगर हम बात करें यहां पर एग्जांपल में, हमारे पास क्या है भैया, 1 ग्राम बर्फ है। क्या है हमारे पास? 1 ग्राम बर्फ है ना। तो याद रखना, जब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, पानी बनने पर अणुओं के बीच छिपी गुप्त ऊष्मा की अगर मैं बात करूं, 1 किलोग्राम बर्फ को जब आप गर्म करेंगे और जब ये अपनी स्टेट को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, तब कितनी ऊष्मा छुपी रहती है? याद रखना 336 जूल। इसको आप नाम को याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में। इसका आप लिख लेंगे आप कि गुप्त ऊष्मा, जब 1 ग्राम बर्फ को आप हीट देंगे तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, और स्टेट चेंज करते इसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है अणुओं के बीच में, तो याद रखेंगे आप 336 जूल एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, छिपी रहती है। समझ में आ गई बात? चलिए जरा अब इसी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखें जरा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए जरा एक क्वेश्चन यहां से लिखेंगे आप, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे जरा, बर्फ के टुकड़ों के बीच पेय पदार्थ रखने पर ठंडा क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा जब शादी वगैरह में आप जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक मिलती है पीने को,
है ना। और आपने देखा होगा वहां पर शादी में ज्यादातर क्या रखते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है 2 लीटर वाली, उसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़े से ड्रम में बर्फ डालकर छोड़ देते हैं, और उसी बर्फ के ड्रम में क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उसके अंदर डाल देते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों किया जाता है भाई? कोल्ड ड्रिंक की बोतल कैसी थी, नॉर्मल थी, लेकिन ड्रम में डालने के बाद, बर्फ के बीच में रखने के बाद वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी वो क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज करती है। तो ऐसा किसके कारण होता है, याद रखेंगे आप, गुप्त ऊष्मा के कारण। जब कोल्ड ड्रिंक ने अपनी स्टेट को बदला, नॉर्मल से या गर्म से क्या हुआ, वो ठंडी स्टेट में चेंज हुई, तो उसके अंदर क्या थी, एक गुप्त ऊष्मा, एक ऊष्मा छुप गई थी, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, अपनी स्थिति को परिवर्तन करने में सफल हो जाती है। गर्म से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, चिल्ड हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो उसको लिख लेंगे आप, गुप्त ऊष्मा के कारण। अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो उसका जवाब आप याद रखेंगे कि किसके कारण ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखेंगे जरा, ये तो हो गया इसी का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, है ना। अब देखेंगे ना, इसकी एक बात और लिख लेंगे आप, 1 ग्राम पानी भाप में बदल जाए तो गुप्त ऊष्मा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखना, इसकी गुप्त ऊष्मा होगी 2240 जूल। इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में स्पेशल करके पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर को मैंने रिवाइज करने के बाद ही ये सारा प्रिपरेशन आपका किया है, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से सवाल बनेगा या यहाँ से नहीं बनेगा, या भैया ने ये एक्स्ट्रा लिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना दोस्तों। इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत डीप भी जा सकता हूँ, 12th के बेस पर, बीएससी के बेस पर, लेकिन हमको केवल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इतना सा पढ़ना है, पूरे की पूरी महाभारत पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और अगर आपको पढ़नी है तो आप 11th 12th की कुछ लेक्चर्स अपलोड होने स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही टाइम में, तो वहां से आप उनको डीपली भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो 1 ग्राम भाप में बदलने को कितनी गुप्त ऊष्मा होगी, अगर सीधा स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊष्मा होगी 2260, और अगर आप केवल बर्फ को पानी बनाएंगे तो ऊष्मा होगी कितनी, 336 जूल। ये बात आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात? अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। खोलता हुआ पानी तथा ऐसा लिख लो, खोलते हुए पानी में आग की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। भाप से अधिक जलन क्यों होती है, ये आपको बताना है। खोलते हुए अगर पानी आपके पास और एक तरफ आग जल रही है, तो खोलते हुए पानी की जो भाप उठेगी वो आग से ज्यादा गर्म क्यों होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, भाप के कणों में, याद रखना, भाप के कणों में क्या होती है भैया, लेटेंट हीट होती है। भाप के कणों में क्या पाई जाती है, लेटेंट हीट पाई जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। आई होप स्क्रीन एकदम क्लियर चल रहा होगा। हाँ जी, बड़े मजे के साथ चल रहा है। चलो, समझ में आ गया। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके लास्ट टाइम के छुटे हुए, है ना। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यूनिट आपकी यहाँ पर एंड हो जाती है बच्चा, देखेंगे जरा। इससे आगे हम देखेंगे, अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की मैं एक ब्रांड आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, जो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। तो देखेंगे जल्दी से जरा, और ज़्यादा से ज़्यादातर 90%, 90 क्या 100% क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, ये आप याद रखेंगे। लगाने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से,
है ना दोस्तों। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें, थोड़ा यहाँ से देख लेंगे आप, 1 से लगाना स्टार्ट करते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एसएससी सीपीओ। ये देखिए कितना बढ़िया एग्जाम है एसएससी सीपीओ जिसके क्वेश्चन आ रहे हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 15/3/2019 को भैया आया है। देखें जरा, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा कहलाती है। क्या क्या बताया है? गुप्त सौर ऊष्मा, संवहन सौर ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा या निष्क्रिय सौर ऊष्मा। समझ में आ रही है बात? ये कौन से घरों की बात कर रहे हैं जो सोलर पे बने होते हैं? समझ में आ रही है बात? तो देखना जरा कौन सा आंसर इसका सही होगा, जल्दी से बताना जरा, जल्दी से बताइए जरा। देखो भैया इसका आंसर होगा आपका डी, निष्क्रिय सौर ऊर्जा। अब ये क्यों होगा? देखो जरा, देखो निष्क्रिय सौर ताप भवन जो होते हैं ना, ये नॉर्मल घरों की बात नहीं कर रहे हैं, ये ताप भवन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। ये जो घरों की बात कर रहे हैं, ये कौन से घरों की बात कर रहे हैं? सौरीय ताप भवन जो होते हैं, सौर जो सौर ऊर्जा के ऊपर चलते हैं। सौर ऊर्जा पर चलने का मतलब क्या है? आप उन घरों के ऊपर क्या करेंगे? देखो जैसे मान लीजिए ये घर बन गए, इनके ऊपर क्या आती है? सौर ऊर्जा आती है, और सौर ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब सूरज चला जाएगा तो अपना काम करने के बाद उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कैसे होंगे? निष्क्रिय होंगे। कैसे घर होंगे? ये निष्क्रिय घर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जल्दी जल्दी देखें, काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या बताया गया? एसएससी सीपीओ 2019 में आया भैया, और पीएम यानी शाम की इवनिंग में है, आया शिफ्ट में आया है। सूर्य पृथ्वी को के माध्यम से गर्म करता है। सभी को पता है विकिरण है भैया, अभी अभी बताया था मैंने आपको। सूर्य पृथ्वी के ऊपर क्या भेजता है? रेडिएशन भेजता है ना, जिसकी वजह से हमको ऊर्जा मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर 3, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। फिर दोबारा से सुन लें आप, क्या बताया गया? गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ को उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल पदार्थ में परिवर्तित करना। आपको बात समझ में आ रही है? किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जब तरल पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है? संघनन होता है। याद रखना आप, तरल पदार्थ में दाब या ताप पर प्रभाव डाल के किसी गैस को जो आप द्रव में कन्वर्ट करेंगे वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलें, एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आया है। हाँ जी, सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे, चिंता ना करें। सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, आरबी, आरआरबी, एनटीपीसी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्या बोला गया? विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। अब एफिल टावर लंबा हो जाता है किसके विस्तार के कारण? ये आपको बताना है। तापीय यानी थर्मल, प्रवणता स्लोप, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल, या रासायनिक केमिकल, ये आपको बताना है। देखो बच्चा याद करो, एफिल टावर पे क्या लगी हुई है? मेटल लगा हुआ है, और हमको पता है जब भी आप किसी मेटल को ऊष्मा देंगे तो मेटल यानी धातु क्या होती है? फैलती है। इसी कारण एफिल टावर गर्मी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि तापीय, यानी कि थर्मल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, और याद रखना एफिल टावर कितना लंबा हो जाता है? 6 इंच तक बढ़ जाता है। छह इंच तक बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? देखें जरा आगे, इससे आगे की अगर हम बात करें, नंबर 5, भौतिकी में कौन सा नियम यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैस की समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होती है? सीजीएल में आया 2020 में, 5/3/2020 की मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं भैया, कौन सा नियम यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में इक्वल पोजीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी। सभी गैस की समान आयतन में सभी गैस के समान आयतन में समान अणु होने चाहिए। ये कौन बताता है? याद रखना, एवोगाद्रो। एवोगाद्रो रूल बताता है
समझ में आ रही है बात? ये बात याद रखना बस, सभी गैस की समान आयतन में समान अणु, एवोगाद्रो बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरित का एक प्रकार है। ठीक है भैया, CHSL में पूछा गया 6/8/2021 में। चलें जरा, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, उष्मागतिकी या चुंबक। भाई सीधी सीधी बात है, गुरुत्वाकर्षण में पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कब बदलेगा? देखो क्या बताया गया, ठंडी अवस्था से गर्म अवस्था में। यानी हमारा कहना यह है कि थर्मोडायनेमिक्स ही एक ऐसी टेक्निक या प्रोसेस है जिसमें पदार्थ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कन्वर्ट होता है, चाहे ठंडे से गर्म में या गर्म से ठंडे में। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? सी। थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी। नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताया गया, एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को से पर, नैदानिक मतलब क्लिनिकल जो होता है ना थर्मामीटर, तापमान को से पढ़ता है। MTS 2021 अभी हाल ही में जो पिछले साल हुआ है उसमें पूछा गया 11/1/2021 में दोपहर वाली शिफ्ट में 25 डिग्री से 32, 38 से 48, 32 से 38 नहीं, 35 से 42। हाँ जी, डी वाला सही है, 35 डिग्री से 48 डिग्री जो क्लिनिकल होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 8 पर आ जाएं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? ठीक है भैया, भाप बिंदु जिस पर स्टीम बन जाए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जिस पर स्टीम बन जाए वहां पर क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखेंगे सी। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? RRB NTPC में आया भैया 2016 में, याद रखना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो बताएं जल्दी से जरा। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में ही वही टेम्परेचर कितना होगा? तो 0 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे फ़ारेनहाइट में, फॉर्मूला आपको बता रखा है। समझ में आ रही है बात? तो कितना कन्वर्ट होकर आ जाएगा, याद रखना, ये बनेगा आपका 0 डिग्री यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये याद रखना आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है और 173 केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आप कन्वर्ट भी करेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो ये आएगा और फ़ारेनहाइट को जब केल्विन में बदलेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं भैया, देखें जरा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ रही है बात? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी ये आपको बताना है। फिर दोबारा से सुन लें, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी ये आपको बताना है। RRB में पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं जरा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताना जरा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा? देखो, ज़्यादा कर देंगे टेम्परेचर तो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा, ज़्यादा कम कर देंगे तो ठोस हो जाएगा। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लगाएंगे सी, यानी कि लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। पानी का हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। NTPC 2016 में हाल ही में पूछा गया है, बताना जरा। पानी का, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये बताना है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो उस पर टिक लगाते, लेकिन पूछा गया ऑप्शन फ़ारेनहाइट में, तो लगाएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन हो जाता है डी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है भैया? इसका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में? देखें जरा। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? CGL 2019 में टॉप क्वेश्चन दिया गया है ना। चलो CGL 2016 के बारे में भी आपको भी कहानी बताऊंगा, सुने जरा। किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है बताना है। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। तो बच्चा याद रखना, ऊष्मीय चालक का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो कौन है? चांदी है। बात समझ में आ रही है? कौन उदाहरण है इसका? एग्जाम्पल कौन है? चांदी है, यानी कि AG है। सिल्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चांदी की बात कर रहे हैं, सिल्वर कहां से आ गया? कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं ना
CGL 2016, ठीक है। तो बेटा CGL 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था और मेरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ये ईयर CGL का बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी साल में मैंने अपनी फैमिली के बहुत अजीज मेंबर को खोया था, ठीक है। और इसी साल में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एग्ज़ाम का, जो मैंने बढ़िया तरीके से क्वालिफाई किया था। मेंस किसी कारणों से रह गया था, जिनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो CGL 2016 मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। अच्छी बात तो ये थी कि मैंने इसमें प्री क्वालिफाई किया था बहुत बढ़िया नंबर से, ठीक है। और बुरी बात ये रही बच्चा कि मैंने अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रिय, जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब था, उस फैमिली मेम्बर को मैंने अपने पास से हमेशा के लिए खो चुका था, है ना। तो बस ये छोटी सी बात थी, ठीक है। और देखो 2016 के क्वेश्चन सारे के सारे सामने आ रहे हैं, जिससे चीज़ें मैं दोबारा रिवाइंड कर पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी ज़िंदगी की ट्रेजेडी से मैं निकल कर आया हूँ दोस्तों, है ना। कभी बात करेंगे इसके बारे में जब कभी टाइम होगा, अभी टाइम नहीं है ना। चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ भैया। ये लो 13 में क्या बोला गया, आपकी स्क्रीन पर है, देखें जरा क्या बोला गया। दो निकाय के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। यानी दो पार्टिकल के बीच में अगर ऊष्मा एक से ए से बी में या बी से ए में जा रही है तो किस पर डिपेंड करेगा। MTS 2013 में पूछा गया, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। नहीं जी, विशिष्ट ऊष्मा तो छुपी हुई ऊष्मा है। 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने के लिए, सॉरी छुपी हुई नहीं है, 1 ग्राम का अगर आपको तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तब जो ऊष्मा आप देंगे उसको, वो विशिष्ट ऊष्मा होगी। गुप्त ऊष्मा, ये जो मैंने अभी बताई छुपी हुई ऊष्मा, अपने अपने तापमान पर और ऊष्मा की अपनी अपनी मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा। पार्टिकल ए से बी में कितना जा रहा है ये डिपेंड करेगा उनके टेम्परेचर पर। तो सी आपका सही हो जाता है, सी आपका सही हो जाता है। चलो समझ में आ गई बात। तो ऊष्मा जो याद रहेगी बच्चा, याद रखना, ऊष्मा जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अगर जा रही है तो किस कारण से जा रही है, याद रखना, किस कारण से जा रही है। उन दोनों में तापमान में जो अंतर है, उन दोनों के ताप में जो अंतर दिखाई दे रहा है ना, केवल उस ताप के अंतर की वजह से जा रही है। सी इसका आंसर हो जाता है। बढ़िया सवाल दिए MTS में भी, याद रखेंगे आप। अच्छे क्वेश्चन आते हैं MTS में भी आज के टाइम में, 2015 के बाद से। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 14, सही मिलान करें। ऐसे सवाल बहुत आते हैं CGL में, याद रखना। GS में बहुत मिलेंगे, ग्रुप डी में कम आते हैं। देखो जरा क्या बोला गया बच्चा। SSC में पहले का एग्जाम होता LDC होता था ना, उसमें LDC DEO उसमें आया था ये 2011 में। पुराना क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए मैंने शीट में डलवा दिया है। देखो सही मिलान करना है। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण और पिघलाव। देखो वाष्पन क्या होता है, अगर हम बात करें, वाष्प क्या होता है, किसी द्रव को आपने लिया, पानी को लिया और गर्म कर दिया ज्यादा और वो भाप बन के उड़ गया, ये कहलाती है वाष्पन। तो ए का क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा भाई, 1 का 1 हो जाता है। ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कोई लिक्विड है आपके पास, जैसे कपूर है, कपूर, और कपूर को आपने जला दिया तो कपूर जलने के बाद क्या होता है, सीधा किस में बदल जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो बी का हो जाता है 2। सी देखना, हिमीकरण। हिमीकरण क्या होता है, आपने पानी लिया और पानी को जमा दिया, द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया, यानी इसका हो जाता है 3। ये तो सारे सही है भाई। और चौथा बचता है पिघलाव, ठोस से द्रव को कन्वर्ट करना, नंबर 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखना ए। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं बच्चा, ध्यान रखना इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 15 देखना जरा क्या बोला गया। गैस फ्लेम, ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, MTS 2013 में पूछा गया। ऐसे सवाल को बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे बच्चा, है ना। तो क्या बताया गया, जब आप कोई आग जलाते हैं तो उसका सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है। देखो जब आग जलती है तो हम सोचते हैं क्या कि सबसे जो बीच वाला भाग है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, नहीं, जो बाहर का एरिया होता है ना बच्चा, जब कोई आग जलती है तो याद रखना इसका जो सबसे आउटर का एरिया होता है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ना कि बीच वाला। और ये आउटर का एरिया क्या कहलाता है, याद रखना, नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन
ल्यूमिनस जोन कहलाता है ना। और ये सबसे बाह्य भाग होता है, याद रखना, ये आउटर पार्ट होता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, देखें जरा क्या बोला गया। ऊष्मा का कुचालक है सीजीएल 2016, फिर दोबारा से 16 ही आ गया। चलो कोशिश करता हूँ चीजें ना याद की जाए। ऊष्मा का कुचालक है तो बताना जरा। तांबा नहीं जी, कॉपर तो बहुत जबरदस्त वाला है। पारा एल्यूमिनियम, इन सब में ये क्या है, सुचालक है, सब में ऊष्मा बह जाती है। पारा तो थर्मामीटर में पढ़ा है, पता है ना हमने। थर्मामीटर में क्या काम था पारे का, मैंने लास्ट क्लास में आपको पार्ट नंबर 2 में लिखाया था कि पारे का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है। क्यों? क्योंकि पारे को जब जब ऊष्मा मिलती है तो पारा क्या करता है, विस्तार होता है, एक्सटेंड होता है, जिस वजह से हमको पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमको फीवर कितना हुआ है ना। एल्यूमिनियम भी क्या होता है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, घरों में डाली जाती है ना। देखो हमारे घरों में एक सवाल यहाँ से भी बनता है, हमारे घरों में देखो आज के टाइम में कई बार आपने देखा वायर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पुरानी वायरिंग है। पहले जो वायरिंग होती थी वो एल्यूमिनियम की होती थी, गर्म होती थी, टूट जाती थी। लेकिन आज के टाइम में जो वायरिंग होती है घरों में वो किसकी होती है, सर्किट में कॉपर की होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर का गलनांक जो होता है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। कितना भी गर्म कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने क्वेश्चन पर आ जाए तो बचता है लकड़ी, बी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं बताना जरा। अगर हम बात करें भैया प्लास्टिक, रबर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर दिया है फिर से सीजीएल 2016, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आज। देखो जरा, किसी द्रव का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान बताइए। अभी अभी बताया भैया, ये आप याद भी रख सकते हैं। क्या बताया, 0 डिग्री बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट बराबर होता है 273 केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा और ऑप्शन हो जाता है बी। 18 पर आ जाते हैं आपके सामने। साइकिल के टायर का अचानक फट जाना क्या हो जाता है, LDC 10+2 DEO, और 2015 में पूछा गया। देखो ये प्रक्रम मैंने आपको बताया नहीं है, बस थोड़ा सा सुन लेंगे आप। देखो बच्चा, प्रक्रम क्या होता है, ये चक्रीय प्रक्रम होते हैं एक प्रकार के। देखो हम एग्जांपल याद रखेंगे बस, केवल चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है याद रखेंगे आप, इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा, आज ही की क्लास में एंड में बताऊंगा कि प्रक्रम प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को कर लें पहले। देखिए जरा, अब जो जितने भी प्रक्रम अचानक से होंगे, क्या बताया मैंने, जितने भी प्रक्रम अचानक, साइकिल चल रही थी एकदम से टायर, आपने देखा होगा रोड पर चलते चलते ट्रक का टायर बम फट गया, गाड़ी का टायर बम फट गया, साइकिल का टायर पटक गया। टायर पटक जाते हैं अचानक से होता है। जो प्रोसेस अचानक से होगा ना तो याद रखना उसको क्या बोलेंगे आप, एडियाबैटिक प्रोसेस। हिंदी में बोले तो रुद्धोष्म प्रक्रम। समझ में आ रही है। और ये आपका हो जाता है बी। जितने भी प्रोसेस अचानक से होते हैं सडनली, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, याद रखना, एडियाबैटिक। अब मैं बोलूँ एक गुब्बारा है और गुब्बारे से गैस निकल रही है, क्या अचानक से निकल रही है? नहीं भैया, बहुत धीरे धीरे लीक हो रही है। साइकिल के टायर से हवा निकल रही है, अलग प्रोसेस है। टायर फट गया अचानक से, अलग प्रोसेस है। तो अचानक वाला आप याद रखेंगे, ये ज्यादा पूछा जाता है। अचानक वाले का मतलब है एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाए, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दो धातुओं का सोल्ड्रन किस गुण के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना सोल्ड्रन क्या होता है, जल्दी से बताएं जरा। परासरण, क्षयांता या प्रस्थनाव या आसंजन। CHSL 2014 में पूछा गया है, समझ में आ रही है। देखो सोल्ड्रन का मतलब क्या होता है, सोल्ड्रन का मतलब होता है दो धातुओं को जोड़ना, और दो धातुएं जब जोड़ी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना डी, आसंजन, इसी को बोलते हैं सोल्ड्रन। लिख लेंगे, दो धातुओं को जोड़ना क्या कहलाता है, सोल्ड्रन कहलाता है। बस इसके बारे में आप इतना ध्यान रखेंगे, आसंजन कहेंगे इसको। अगले सवाल पर आ जाए, सवाल नंबर 20। देखें आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, CGL 2014 में आया है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, बताइए भैया। टेम्परेचर जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो यानी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तापमान के ऊपर। सीधा सीधा आप लिख लेंगे इसको।
तापमान पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाए। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। सुपर कूलिंग बहुत ज्यादा कूलिंग दे रहा है का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। तो बताएं जल्दी से कौन सा ऑप्शन लगेगा। हिमांक, हिमांक से नीचे, गलनांक, गलनांक से ऊपर। भैया हिमांक से नीचे बी। जमने की बात नहीं कह रहे हैं, शीतलता की बात कर रहे हैं। सुपर कूलिंग का मतलब हिमांक से नीचे। चलो जी, सीजल 2016 फिर दोबारा से। सवाल नंबर 22, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है। याद रखना क्वथनांक जब बदलेगा, कब बदलेगा, दाब के साथ, तापमान के साथ, आयतन के साथ, घनत्व के साथ। जी हाँ, याद रखना दाब के साथ, तापमान के साथ मत लिख देना। किसके साथ बदलेगा, दाब के साथ। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे, क्वथनांक डिपेंड करता है किसके ऊपर, दाब के ऊपर। चलो जी, समुद्री धाराएं उदाहरण है, एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। समुद्री धाराएं उदाहरण है, तो बताएं जल्दी जरा, समुद्री धाराएं किसका उदाहरण है, बताना जरा। ऊष्मा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल रही है। संवहन, चालन, अवरोधन, विकिरण। विकिरण तो बिल्कुल नहीं है। अवरोधन, अवरोध नहीं कर रही है किसी चीज का। चालन और संवहन में बताएं। देखो समुद्री धाराएं जब चलती है तो कण गति करता है ना, यानी चालन तो होगा नहीं, बचा क्या, संवहन। कॉन्वेक्शन, क्यों, क्योंकि अणु क्या करेंगे, गति करेंगे। समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए। क्या बताया गया, देखें जरा ध्यान से। सीजन 2017 में आया। चलो जी, चेंज हो गया। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था। एंडर्स सेल्सियस, डेनियल, गैब्रियल फ़ारेनहाइट, विलियम थॉमसन या राइट ब्रदर्स। सीजन 2016, नाम से ही पता लग रहा है सेंटीग्रेड का मतलब एंडर्स सेल्सियस। ए समझ में आ रही है बात। और इनके सेल्सियस की एक बात और है, लिखेंगे याद कर से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के थर्मामीटर को कितने भागों में बांटा है, 100 भागों में बांट दिया है। समझ में आ गई बात। नंबर 25 पर आ जाए। बर्फ का गलनांक बताइए। सीजल 2017 में पूछा गया है, बर्फ का गलनांक बताइए। तो याद रखना बर्फ का गलनांक कितना होता है बच्चा, याद रखेंगे आप, सी 273.16। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, 0 डिग्री में भी अगर पूछेंगे तो कितना, इसको बस याद लिया लिखेंगे, इतने में लिखेंगे, 273.16 में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्रायोजेनिक मैंने आपको बताया था कल, एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करके याद रख लेंगे। क्रायोजेनिक विज्ञान क्या होता है। क्रायोजेनिक मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कम तापमान पर, वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो कम से कम ताप पर कम से कम ताप पर क्या कर सके, पदार्थों का सब्सटेंस का बिहेवियर जान सके या जांच सके। समझ में आ रही है बात। तो ये शाखा क्या कहलाती है, क्रायोजेनिक कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। सीजल 2005 में पूछा गया था, ये याद रखना। ये सवाल है पुराना लेकिन काम की चीज है। सीजल 2005 में ये पूछा गया था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात। चलें जरा आगे देखें दोस्तों, बात कर लेते हैं थर्मामीटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो 3 मैंने आपको पैमाने बताए हैं। डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस थर्मामीटर होता है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है और केल्विन होता है। अगर हम बात करें सेल्सियस की तो ये 100 भागों में बटा रहता है। 273 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 100 पार्ट में डिवाइड होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो याद रखना -459 से 212 तक कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 180 भागों में बटा होता है। और केल्विन भी 100 भागों में होता है। तो केल्विन और सेल्सियस दोनों कितने में होते हैं, 100 में होते हैं। और फ़ारेनहाइट अकेला होता है 180 में। बात करें सेल्सियस की तो याद रखना
देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है, उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते क्या बन जाता है, याद रखना, भाप बन जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ठोस होता है, वाटर फ्रीज होता है, याद रखना। यही पैमाना अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, और केल्विन में बात करें तो 273 पर क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी। जैसे ही उनसे ऊपर आप चलेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 32 फ़ारेनहाइट से ऊपर, 273 केल्विन से ऊपर, तो जो आपका ठोस बना हुआ जल है वो किस में बदलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया, 212 फ़ारेनहाइट से ऊपर और 373 से ऊपर, तो तुरंत क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। दोस्तों बात करें इससे नीचे की, तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट परम शून्य ताप पर आ जाता है, माइनस के 273 जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। ये सबसे कम तापमान होता है ब्रह्मांड का, ये मैंने आपको बताया था। यही फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है -449 में, और यही 0 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों बात करें एक इक्वल ताप क्या होता है, तो याद रखना माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिया है, कल की क्लास में कराया था पार्ट नंबर 2 में। और फॉर्मूले की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया, कन्वर्ट करने के लिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 और K माइनस 273/5 होता है। अब जैसे आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इन दोनों को आप उठा लें, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इन दोनों को उठा लें, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इनको ले लें, है ना। इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो जरूर कमेंट करें आपको हमारी क्लास कैसी लगी और ये हीट टॉपिक आपको कैसा लगा, है ना। कमेंट जरूर किया करें जिससे हमको पता लगे कि हमारी मेहनत कितने काम आ रही है आप लोगों की। जय हिंद, जय साथियों।